हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री का बचा हुआ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। यानी आज मैं आपको 5वें अध्याय का दूसरे पार्ट का वीडियो सप्लाई करने जा रहा हूं। तो बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको आज मैं क्लियर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें ताकि आपको हर टॉपिक क्लियर समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रह जाएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको सूचित कर दीजिएगा ताकि डाउट क्लास का वीडियो हम आप लोगों को बना करके सप्लाई कर सकें। तो आप लोगों का ध्यान आगे बोर्ड पर होना चाहिए ताकि सभी टॉपिक आप लोगों को समझ में आए। तो अब आगे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में कि कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें आप लोग समझिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी किसी सॉल्यूशन में, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और वो सॉल्वेंट है, उनके इंट्रैक्शन के आधार पर लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल 2 तरह के सॉल होते हैं, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि कोलाइडल सॉल्यूशन को ही सॉल कहते हैं। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन 2 तरह का होता है, एक होता है लायोफिलिक सॉल, एक होता है लायोफोबिक सॉल। एक कहलाता है द्रव स्नेही सॉल और एक कहलाता है द्रव विरोधी सॉल। नाम से ही क्लियर है, लायो का मीन्स होता है लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक मीन्स लव। यानी एक ऐसा सॉल जिसमें सॉल्यूट को लिक्विड से लव है, यानी जिसमें सॉल्यूट अपने सॉल्वेंट में ईजिली डिसॉल्व हो चुका है, अपनी इच्छा से डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल। यहाँ पर फिर से क्या हो गया, लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड और फोबिक मीन्स हेट। यानी एक ऐसा सॉल जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाए हैं लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं घुलता है, उसको ऑन प्रेशर या किसी मीडियम के द्वारा उसको घुलाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल। यानी द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। अब द्रव स्नेही और द्रव विरोधी यानी लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या अंतर है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लायोफिलिक यानी एक ऐसा सॉल जिसमें सॉल्यूट अपनी इच्छा से सॉल्यूशन में घुला हुआ है, और अगर अपनी इच्छा से घुलेगा यानी वो क्या होगा, स्टेबल होगा, अस्थाई। लेकिन जो अपनी इच्छा से नहीं घुलता है वो क्या होगा, अनस्टेबल, अस्थाई। यानी लायोफिलिक सॉल स्टेबल होता है लेकिन लायोफोबिक सॉल अनस्टेबल होता है। अब आप समझिए कि जो स्टेबल होगा, क्या उसमें जो घुला हुआ पदार्थ है वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो अनस्टेबल है उसमें जो घुला हुआ पदार्थ है वो उसमें आसानी से बाहर निकल सकता है। यानी जो स्टेबल होते हैं उसका कोएगुलेशन आसानी से नहीं होता है, नॉट कोएगुलेटेड ईजली। लेकिन ये जो कि अनस्टेबल होते हैं ये क्या होते हैं, कोएगुलेटेड ईजली। इनका कोएगुलेशन, यानी कोएगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, यानी लायोफिलिक सॉल का कोएगुलेशन स्कंदन आसानी से नहीं होता है, लेकिन लायोफोबिक सॉल का कोएगुलेशन आसानी से हो जाता है, यानी इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि सर कोएगुलेशन क्या होता है, स्कंदन क्या होता है? इसके लिए आप ये समझिए कि अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुला हुआ डिसॉल्व पदार्थ है, सॉल्यूट जो है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, ये अगर इससे बाहर निकल जाए सॉल्यूशन से, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन।
कोएगुलेशन यानी स्कंदन। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। किसी कोलाइडी विलयन में घुले पदार्थ का बाहर निकल जाने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूध से क्या होता है, मक्खन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो दूध से अगर एक बार मक्खन बाहर निकल गया तो क्या वो दोबारा उसमें घुल सकता है? नहीं घुल सकता है। इसका मतलब क्या है कि मक्खन जो है वो दूध में से क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया, उसमें से बाहर निकल गया, स्कंदित हो गया। यानी आपका जो दूध है वो एक तरह का लायोफोबिक सॉल है। मिल्क एक तरह का लायोफोबिक सॉल है। एक बार अगर उसमें से मक्खन कोएगुलेट हो गया, बाहर निकल गया, तो वो दोबारा उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। यानी इसका जो कोएगुलेशन है ये इरिवर्सिबल है। लेकिन इसका जो कोएगुलेशन है ये रिवर्सिबल होता है। यानी एक लायोफिलिक सॉल से जो सॉल्यूट है अगर वो बाहर निकल जाए, इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, कोएगुलेशन आसानी से होगा नहीं, यानी उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो आसानी से नहीं निकलेंगे। लेकिन इन केस कि अगर उसको कोएगुलेट कर दिया जाए, यानी लायोफिलिक सॉल में जो डिजॉल्व है अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, अगर निकाल दिया जाए, एक नंबर बात वो निकलेगा नहीं, लेकिन अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो दोबारा उसमें घुल सकता है। यानी लायोफिलिक सॉल्यूशन में जो कोएगुलेशन है वो रिवर्सेबल होता है, लेकिन लायोफोबिक सॉल में जो कोएगुलेशन है वो इरिवर्सेबल होता है। इसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और अगर एक बार निकल गए तो वो दोबारा उसमें डिसॉल्व होने का काम नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल एंड दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल। तो इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक, एक होते हैं लायोफोबिक। मैं दोनों को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से समझिए लायोफिलिक सॉल क्या है और लायोफोबिक सॉल क्या है। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन solvent easily is called lyophilic salt, but the colloidal solution in which the solute particle dissolve in solution on applying pressure or any other factor is called lyophobic salt. It means in lyophilic salt there is attraction between liquid and the dispersed phase, but in lyophobic salt there is heat between liquid and the dispersed phase. It means that lyophilic salt is stable but the lyophobic is unstable. In lyophilic salt the coagulation can't easily and it is reversible, but in lyophobic salt the coagulation may occur easily and it is irreversible. अर्थात द्रव स्नेही सॉल क्या है? वह विलयन, वह कोलाइडी विलयन जिसमें घुले हुए पदार्थ द्रव में आसानी से घुल जाते हैं और उनको द्रव से स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे द्रव स्नेही विलयन सॉल कहते हैं। द्रव विरोधी सॉल क्या है कि वह सॉल जिसमें विलेय के कण द्रव में आसानी से नहीं घुलते हैं, उसको द्रव के द्वारा या किसी अन्य कारक के द्वारा जबरदस्ती घुला दिया जाता है, ऐसे विलयन को द्रव विरोधी सॉल कहते हैं। अर्थात द्रव विरोधी सॉल में विलेय तथा द्रव के बीच में विरोध होता है। अर्थात द्रव स्नेही सॉल अस्थायी होते हैं परंतु द्रव विरोधी सॉल अस्थायी होते हैं। द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन आसानी से हो सकता है और यह उत्क्रमणीय होता है, परंतु द्रव विरोधी सॉल में स्कंदन आसानी से हो सकता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार फिर से इसको समझिए, द्रव स्नेही सॉल में स्कंदन आसानी से नहीं हो सकता है। अच्छे से समझ लीजिए, द्रव स्नेही सॉल में स्कंदन आसानी से
नहीं हो सकता है। लेकिन अगर स्कंदन हो गया तो यह उत्क्रमणीय है, वापस लिक्विड में घुल जाएगा। लेकिन द्रव विरोधी सॉल्व में स्कंदन आसानी से हो जाता है, परंतु यह अनुत्क्रमणीय है, यानी एक बार अगर इसमें स्कंदन हो गया तो जो बाहर निकला हुआ सॉल्यूट है वो वापस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक सॉल्व और लायोफोबिक सॉल्व। इस वीडियो को, इस क्लिप को आप 2-4 बार देखिए ताकि ये दोनों बात क्लियर हो जाए। अब मैं आपको अगले टॉपिक को समझा रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल 3 तरह के होते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। इट मीन्स on the basis of types of colloidal particle there are 3 types of colloidal solution, that is multimolecular, that is macromolecular and that is associated colloid। अर्थात कोलाइडी कण के आकार, कोलाइडी कण के प्रकार या आकार के आधार पर 3 प्रकार के कोलाइडी विलयन यानी सॉल्व होते हैं। पहला होता है बहुआण्विक कोलाइड, दूसरा होता है बृहत आणविक कोलाइड और तीसरा होता है संयोजित कोलाइड। अब ये क्या होता है ये समझिए। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ कर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं कोलाइडल रेंज में, कोलाइडल पार्टिकल। तो चूंकि बहुत सारे अणु जुड़ करके बने इसलिए ये कहलाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी आप ये समझिए एक ट्रू सॉल्यूशन, इसके पहले जब हम आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन बताए थे उसमें हम बताए थे कि जिसमें जो पार्टिकल है उसका साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट काफ़ी छोटे होते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और जब पार्टिकल का साइज 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज के बीच में होता है उसको कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल। यानी अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़कर 10⁻7 और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच के रेंज में आते हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशन कन्वर्ट कर जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में। लेकिन याद कीजिए हम आपको पढ़ाए थे सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी निलंबन, जिसमें पार्टिकल के साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अगर किसी तरह से इस पार्टिकल को तोड़ करके छोटे छोटे कई पार्टिकल्स बना दे इन कोलाइडल रेंज, कोलाइडल पार्टिकल, यानी साइज क्या होना चाहिए 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। इट मीन्स when two or more than two smaller molecules
attached together to form a bigger molecule in the colloidal range. Such type of colloidal solution is called multimolecular colloidal solution. एक बार फिर से बोल रहे हैं, a colloidal solution in which, फिर से समझिए, a colloidal solution in which the colloidal particle is formed due to association या due to attachment of more smaller particles, it is called multimolecular colloidal solution. यानी वह कोलाइडी विलयन जिसमें उपस्थित कोलाइडी कण कई छोटे छोटे अणुओं के एक साथ जुड़ने के फलस्वरूप बनते हैं, उसको कहते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब कि मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण किससे होता है? ट्रू सॉल्यूशन से होता है। लेकिन मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कि ए कोलाइडल सॉल्यूशन विच कोलाइडल पार्टिकल आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ए मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। अर्थात वह कोलाइडी विलयन जिसके कोलाइडी कण किसी बृहत अणु के टूटने के कारण बनते हैं, उसे बृहत आणविक कोलाइड कहते हैं। यानी एक सस्पेंशन से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए वो कहलाएगा मैक्रोमोलिकुलर, और एक ट्रू सॉल्यूशन से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए वो कहलाएगा मल्टीमोलिकुलर। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द ट्रू सॉल्यूशन इज कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर सॉल्यूशन एंड ए कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द सस्पेंशन इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने का जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड यानी संघनन विधि। संघनन विधि। लेकिन एक सस्पेंशन को जो कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने का जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड यानी परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि यानी इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड किससे बनता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड किससे बनता है। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड किस विधि से बनता है और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड किस विधि से बनता है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, अगर एक समझ गए तो दूसरा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इस बात को समझिए और सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए। क्या होता है मल्टीमोलिकुलर कोलाइड? ए कोलाइडल सॉल्यूशन विच कोलाइडल पार्टिकल इज फॉर्म्ड बाय so many smaller particles is called multimolecular colloidal solution. It means that the multimolecular colloidal solution is formed by the true solution by the condensation method. अर्थात वह कोलाइडी विलयन जिसका कोलाइडी कण बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं के जुड़ने के कारण बनता है उसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। अर्थात बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण एक वास्तविक विलयन से संघनन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी तरह इसका भी डिफिनीशन होगा कि ए कोलाइडल सॉल्यूशन विच कोलाइडल पार्टिकल आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ए मैक्रोमोलिक्यूल और ए लार्ज मॉलिक्यूल is called macromolecular collide. It means that the macromolecular collide is formed by the suspension by the dispersion method. अर्थात वह कोलाइडी विलयन जिसके कोलाइडी कण
किसी बड़े अणु के टूटने के कारण बनते हैं उसे बृहत आणविक कोलाइड कहते हैं। अर्थात एक बृहत आणविक कोलाइड किसी निलंबन के द्वारा परिक्षेपण विधि से बनाया जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये कंडेंसेशन मेथड क्या होता है, डिस्पर्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्शन मेथड क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तत्काल आप समझिए कि ट्रू सॉल्यूशन से बनता है मल्टीमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से बनता है मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बाय कंडेंसेशन मेथड, और सस्पेंशन से बनता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डिस्पर्शन मेथड। यानी वास्तविक विलयन से जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो होगा बहुआण्विक कोलाइड, और वह बनेगा संघनन विधि से। निलंबन से जो कोलाइड बनता है वह कहलाता है बृहत आणविक कोलाइड, और यह बनता है परिक्षेपण विधि से। ये विधि कैसे है, इसको कैसे यूज करते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संयोजित कोलाइड यानी एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में, कि अगर किसी नॉर्मल सॉल्यूशन में, ज़्यादातर साबुन के सॉल्यूशन में होता है या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में होता है, कि अगर एक डिटर्जेंट को हम लोग पानी में डिज़ोल्व कर दें तो जो डिटर्जेंट के पार्टिकल हैं वो इस तरह से उस पानी में सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन जब इसके काफ़ी मात्रा हम लोग डाल दें, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन हम इसका बढ़ा देंगे, तो ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एसोसिएट कर जाते हैं, यानी संयोजित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ हम लोग एसोसिएट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये सब एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये जुड़ते नहीं हैं, एसोसिएट होते हैं। जुड़ने में और एसोसिएट में अंतर है। जुड़ने में क्या होता है कि जैसे आप लोग देखिए कि जुड़ने में क्या होगा कि आप देखिए ये पार्टिकल है छोटा सा, इसमें एक और पार्टिकल आके जुड़ गया, थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें एक और पार्टिकल आके अटैच कर गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। इसमें एक और पार्टिकल आके अटैच हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें एक और पार्टिकल आके अटैच हो गया, थोड़ा, यानी सभी पार्टिकल एक साथ अटैच होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सभी एक दूसरे से नहीं, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग, ये अलग, ये अलग, ये सभी अलग हैं। बस एक छोर पर दो सब एक दूसरे से जुड़ गए। तो जब एक छोर पे जुड़ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल अलग अलग ही हैं, लेकिन जब एक छोर पर जुड़ गए तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएट कर गए। और इस तरह से ये जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल आपको कोलाइडल रेंज में होगा, कोलाइडल रेंज में होगा, यानी 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच में। यानी ये एक तरह का कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं मीसेल्स। और इसके कारण जो सॉल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड या एसोसिएटेड सॉल। इट मीन्स आप लोग समझिए कि व्हेन soap or detergent molecule dissolve in solution, it works like a electrolyte, but on higher concentration its molecules associated together to form a colloidal particle, and such colloidal solution is called associated colloid। अर्थात जब किसी द्रव में जब किसी पानी में साबुन या डिटर्जेंट की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो वो एक वैद्युत अपघटय का कार्य करते हैं, परंतु डिटर्जेंट या साबुन की अधिक सांद्रण की स्थिति में इसके अणु एक दूसरे के साथ संयोजित हो जाते हैं एवं एक कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल्स कहते हैं। और मिसेल्स के निर्माण होने के बाद उस विलयन को हम लोग संयोजित कोलाइड यानी एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन
क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है, यानी कैसे यूज़ करते हैं कंडेंसेशन मेथड को और कैसे यूज़ करते हैं डिस्पर्शन मेथड को। क्या होता है कंडेंसेशन मेथड और क्या होता है डिस्पर्शन मेथड, अब हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। अब बारी है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है, कैसे एक ट्रू सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में और कैसे एक सस्पेंशन को कन्वर्ट कर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसके लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है कंडेंसेशन मेथड यानी संघनन विधि, दूसरा होता है डिस्पर्शन मेथड यानी परिक्षेपण विधि। नाम से क्लियर है, कंडेंसेशन संघनन यानी इस मेथड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कंडेंस्ड किया जाता है, संघनित किया जाता है। और कंडेंस्ड करने का मतलब क्या कि उसको कंडेंस्ड जब करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, दैट इज कंडेंस्ड। कि कंडेंस्ड करने पर बहुत सारे मॉलिक्यूल जो एक दूर दूर फैले हुए हैं वो सारे मॉलिक्यूल जब कंडेंस्ड होंगे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक साथ जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कंडेंसेशन। नाम से क्लियर। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब तोड़ करके फैला देना, बिखरा देना, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल है इसको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल्स में बिखरा दिया जाए, बदल दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मेथड। तो नाम से क्लियर हो रहा है कंडेंसेशन मेथड क्या है, डिस्पर्शन मेथड क्या है। यानी कंडेंसेशन मेथड में ट्रू सॉल्यूशन से बनाया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, छोटे छोटे पार्टिकल को बना दिया जाता है बड़ा पार्टिकल। डिस्पर्शन मेथड क्या है कि सस्पेंशन से बनाया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी काफ़ी बड़े पार्टिकल को तोड़ के कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी ये हो गया डिस्पर्शन मेथड। कंडेंसेशन मेथड जो है ये केमिकल मेथड होता है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन के कारण कंडेंसेशन कराते हैं और उससे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। डिस्पर्शन मेथड मोस्टली फिजिकल मेथड होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिकल मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो रिएक्शन के द्वारा किसी गैस को, किसी मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग कंडेंस्ड करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन कन्वर्ट करता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। कहेंगे कि सर आप बोल तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बात क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप इस बात को क्लियर करने के लिए समझिए कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन में अगर ऑक्सीजन को फ्लो कर दिया जाए, when the oxygen gas is passed through the solution of hydrogen sulfide, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर बनेगा H2O और सल्फर अलग हो जाएगा। बैलेंस अपने हाथ में है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया। इस मेथड में ये जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस्ड होकर वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी हम लोग ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर इज फॉर्म्ड विच इज condensed into the water, and due to condensation of sulfur into water a colloidal solution is formed which is called sulfur salt। इसको सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी एक ट्रू सॉल्यूशन को, जो हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन था जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन था, ऑक्सीजन गैस को फ्लो कर देने के कारण रिएक्शन हुआ, सल्फर के एटम्स बने और इसके जो सल्फर जो है, सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस्ड होके वाटर में डिस्पर्स्ड हो गए, मिल गए। और चूंकि सल्फर के मॉलिक्यूल वाटर में घुल गए और कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्शन मेथड की, कि एक सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसे बदलते हैं। तो सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने के लिए, यानी एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलने के लिए हमको उसको तोड़ना पड़ेगा, हैमर करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, यानी जो भी करें फिजिकल मेथड हम लोग यूज़ करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। और अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे तो कई मेथड हैं जिससे हम लोग एक सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन यानी यांत्रिक विखंडन विधि। इसमें क्या करते हैं, एक कोलाइडल मिल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होता है, इस तरह से ये इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये कोलाइडल मिल कहलाता है। इसमें ये दो चक्के बने हुए हैं, पत्थर के दो चक्के होते हैं, जिसको हम लोग आटा चक्की वगैरह में आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का मशीन चक्की लगाया जाता है। यहाँ पे बेल्ट लगा होता है, ऊपर वाली को क्लॉकवाइज घुमाएगा, यहाँ नीचे बेल्ट रहता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इस मशीन में हम लोग एक सस्पेंशन को, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, इसको रख करके और मशीन को एक दूसरे के उल्टा जब घुमाएंगे तो इन दोनों चक्के के बीच जो पार्टिकल पड़ेंगे वो पिस जाएंगे, और पिसने के कारण बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाएंगे, यानी एक सस्पेंशन कन्वर्ट कर जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। और इस मेथड को कहते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। It means when the suspension is placed in a colloidal mill, its macromolecules, it means its big molecules, break down in smaller particles in colloidal range, and so that the suspension converts to colloidal solution। अर्थात कि एक निलंबन को कोलाइडी विलयन में बदलने के लिए इस निलंबन को इस कोलाइडी मिल में रखकर पीस देते हैं, जिसके कारण निलंबन में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ये टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, जो कोलाइडल रेंज में होते हैं, जिनका आकार कोलाइडल कण के जैसा होता है, और इस तरह से निलंबन को कोलाइडी विलयन में बदल देते हैं। दैट इज डिस्पर्शन मेथड में एक मेथड होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक और मेथड होता है इलेक्ट्रिकल मेथड, बताए थे इलेक्ट्रिकल मेथड भी होता है। इलेक्ट्रिकल मेथड में हम लोग ब्रेडिंग आर्क मेथड यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड का, तो इसमें यूज होता है ब्रेडिंग आर्क मेथड, यानी ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट में जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, आप किसी भी मेटल को पिक कर सकते हैं, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, ऑरम, सोना, यानी किसी भी मेटल का, जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल के दो छड़ को ले लीजिए, एक को प्लस से जोड़िए और एक को माइनस से जोड़िए। यानी एक ही मेटल का दो छड़ यूज़ करेंगे, एक को एनोड, एक को कैथोड बना देंगे, एक को एनोड बना देंगे, और किसी सुटेबल सॉल्वेंट में लेकर, मोस्ट प्रोबेबली वाटर, एक सुटेबल सॉल्वेंट में लेकर के जब इस सॉल्वेंट के अंदर इन दोनों को टकराते हैं, तो इन दोनों के टकराने से, प्लस और माइनस के टकराने से आर्क जनरेट होता है, चिंगारी। और इस आर्क के कारण मेटल के जो एटम्स हैं वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं और इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते जाते हैं। यानी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे
कि ये जो सॉल्वेंट हम लोग लिए थे वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर गया। यानी अगर ये मान लो सोना का छड़ था तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कहलाएगा गोल्ड सॉल्व, यानी सोना का कोलाइडी विलयन। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड ब्रेडिग आर्क मेथड। इट मीन्स दैट मिस्टर ब्रेडिग वाज proposed that a metal, two rods of a metal is used as anode and cathode and used to generate electric arc inside a suitable solvent. Due to this phenomenon, the atoms of that metal disintegrate and dispersed into the suitable solvent. As a result, the colloidal solution of that metal is formed and the method is called Bredig arc method. अर्थात ब्रेडिग साहब ने यह बताया कि किसी उपयुक्त विलायक में किसी धातु के दो छड़ को कैथोड एवं एनोड के रूप में लेकर विद्युत चिंगारी जब उत्पन्न करते हैं तो इस धातु के परमाणु इस उपयुक्त विलायक में परिक्षेपित हो जाते हैं, टूट करके मिल जाते हैं और इस प्रकार इस धातु का कोलाइडी विलयन बन जाता है। और इस विधि को हम लोग ब्रेडिग आर्क विधि भी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल मेथड भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी रह जाती है। यानी इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अब हम लोगों को प्योर करने की बात आती है, इसको हम लोग रिफाइन करते हैं। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे हम लोग प्योर करते हैं, कैसे रिफाइन करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। यानी नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के बारे में। यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग अभी बना चुके हैं डिस्पर्शन मेथड से और कंडेंसेशन मेथड से, यानी ट्रू सॉल्यूशन से जब हम लोग बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन से जब हम लोग बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन 100% प्योर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या यूँ कहें कि वो नहीं ही होगा, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ज़रूर होगा ही होगा। और अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो फिर हम लोगों को ज़रूरत है उस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करने का। यानी अब हम लोग बात करेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग प्योर कैसे करते हैं, यानी उसका शोधन कैसे करते हैं। आप लोग जानिए कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन 3 मेथड से करते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है डायलिसिस, क्या होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस और क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस बात को आप लोग समझिए। सबसे पहले एक पर्चमेंट बैग में, एक चमड़े के थैले में जब हम लोग इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को लेंगे, क्या लेंगे, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बीकर में डालेंगे जिसमें वाटर फ्लो कर रहा हो। यानी यहाँ से वाटर इन करेगा और यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस में इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी डिसॉल्व है ना, वो धीरे धीरे डिफ्यूज कर जाएगा इनसाइड द वाटर और सारा इम्प्योरिटी वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा। यानी आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, इट विल टेक टाइम, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे इसमें जितने इम्प्योरिटी हैं वो बाहर निकल जाएंगे और ये जो सॉल है, ये जो सॉल्यूशन है वो प्योर हो जाएगा। दैट मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। इस मेथड को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। यानी डायलिसिस क्या है आप लोग ये समझिए। व्हेन
An impure colloidal solution is taken in a semi-permeable membrane like parchment bag and placed in free flow of water. The impurities present in the solution, in the colloidal solution, diffused slowly and passed and removed with the free flow of water. After some time, the colloidal solution become pure and the process is called dialysis. अर्थात यदि किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली, जैसे चमड़े का थैला, एक अर्धपारगम्य झिल्ली में लेकर जल के प्रवाह में स्थापित करते हैं, तो इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि धीरे धीरे विसरित हो जाती हैं। विसरित मतलब सॉल्यूशन से निकल के वाटर में चला गया, धीरे धीरे विसरित हो जाती हैं एवं जल के प्रवाह के साथ बाहर निकल जाती हैं। अर्थात कुछ समय के बाद यह अशुद्ध कोलाइडी विलयन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस यानी अपोहन कहते हैं। सेम प्रोसेस अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किया जाए, यानी यही चीज हो अगर इसमें करंट को हम लोग एस्टैब्लिश कर दे, इसी में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दें, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। यानी स्पीड थोड़ा तेजी से हो जाएगा, प्रोसेस तो वही होगा लेकिन स्पीड बढ़ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू विद्युत। इसमें क्या करते हैं, ये पर्चमेंट लेयर ले लेते हैं, चमड़े का हम लोग एक दीवार बना दिए दोनों तरफ, और इसमें हम लोग डाल दिए इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिए। अब यहाँ पर जो चेम्बर है इसमें फ्री फ्लो हो रहा है वाटर का, वाटर इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, इधर भी जो चेम्बर है इसमें पानी का फ्री फ्लो हो रहा है वाटर। यानी इम्प्योर सॉल्यूशन के दोनों तरफ दो चेम्बर में वाटर का फ्री फ्लो लगा दिए हैं। इस चेम्बर में एक मेटल रड लगाते हैं, प्लस से माइनस से जोड़ते हैं। इस चेम्बर में एक मेटल रड लगा दो, प्लस से जोड़ो। जैसे ही करंट को ऑन करेंगे, इस इम्प्योर सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी है वो निगेटिव इम्प्योरिटी प्लस की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव इम्प्योरिटी माइनस की ओर मूव करेगा तेजी से, और विद इन सम मिनट्स ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो इम्प्योर था वो प्योर हो जाएगा। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस अकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। अर्थात विद्युतीय क्षेत्र में कराई गई अपोहन की प्रक्रिया को वैद्युत अपोहन कहते हैं। इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली में लेकर विद्युत धारा के संपर्क में रखते हैं एवं जल के प्रवाह के बीच स्थापित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियाँ तेजी से बाहर निकल जाती हैं, विसरित हो जाती हैं, जिसके कारण अशुद्ध कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। इट मीन्स दैट इन दिस मेथड द कोलाइडल सॉल्यूशन, द impure colloidal solution is placed between two semi-permeable membrane and placed in the electric field. Due to presence of electric field and electricity, the impurities present in the impure colloidal solution dispersed out from the free flow of water, and within some minutes the impure colloidal solution become pure. The complete method is called electrodialysis. क्या कोई दिक्कत है? अपोहन और वैद्युत अपोहन, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों सेम चीज़ है। ये फिजिकल मेथड है, ये धीरे धीरे होता है। इट विल टेक्स मोर टाइम, कुछ घंटों में ये होगा। ये फास्ट है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ मिनटों में हो जाएगा। यानी
डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये दोनों टॉपिक मैंने समझा दिया। नाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बहुत ही आसान है। एक तरह का फिल्टर पेपर होता है जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्टर कहते हैं। इसमें बहुत ही छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं अल्ट्रा फिल्टर पर। अल्ट्रा फिल्टर पर बहुत ही बारीक छोटे छोटे छेद होते हैं और इस पर जब हम लोग इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं तो ये अल्ट्रा फिल्टर इम्प्योरिटी को पार नहीं करने देता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन इसके पार चले जाते हैं। यानी इम्प्योरिटी ऊपर रह गया और कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे चला गया। इट मीन्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदक के द्वारा, या इसको सूक्ष्म छिद्री छन्नक भी कहते हैं। सूक्ष्म छिद्री छन्नक यानी अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर यानी सूक्ष्म छिद्री छन्नक के द्वारा किसी कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रक्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। यानी हम लोग जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से बनाएं या सस्पेंशन से बनाएं, जो भी तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन तीन में से किसी भी मेथड के द्वारा हम लोग उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग प्योर कैसे करते हैं। अब बात है कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके बारे में मिस्टर टिंडल ने बताया था, मिस्टर ब्राउनियन ने बताया था। तो ये सभी जो प्रॉपर्टी होते हैं वो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो अगला टॉपिक है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन में मुख्य रूप से विशेषतर तीन प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला होता है टिंडल इफेक्ट, दूसरा होता है ब्राउनियन मूवमेंट और तीसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और वैद्युत कण संचलन। समझते हैं कि ये क्या होते हैं। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट और क्या होता है वैद्युत कण संचलन, क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहली बारी आती है टिंडल इफेक्ट का। टिंडल साहब ने ये बताया था कि अगर एक ट्रू सॉल्यूशन से, कौन से सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन से अगर हम लोग लाइट को प्रवाहित करें, ये टॉर्च है, मान लीजिए टॉर्च को जब हम जला दिए तो लाइट क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन के पार निकल जाएगा। इस लाइट को अगर हम लोग इधर से देखें, ये आंख लगा के हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन से हम लोग लाइट को फ्लो कर रहे हैं। जब इधर से देख रहे हैं ना तो ये लाइट आता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो ये लाइट इस सॉल्यूशन से पार होते हुए दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और इससे जब हम लोग टॉर्च से लाइट फ्लो करते हैं तो इसका लाइट आपको राइट एंगल से दिखाई देगा। यानी इसमें आपको राइट एंगल से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें जो लाइट फ्लो कर रहा है ये राइट एंगल से दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बड़े छोटे होते हैं, ये वाला बहुत ही छोटा,
तो जब लाइट इस पे गिरता है ना, तो लाइट अगल बगल से निकल जाता है। ये इसको स्कैटर नहीं करता है, यानी प्रकीर्णन नहीं करता है। यानी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो मीडियम रेंज में होते हैं। इस पे जब लाइट गिराते हैं, ये लाइट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में डिस्पर्स्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। यानी इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है। ये बात हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो चूंकि ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, तो ऊपर से जब देखेंगे लाइट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में चूंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो ये जो लाइट इससे गया पार्टिकल से टकरा के ऊपर की ओर भी जाएगा। और अगर लाइट ऊपर की ओर भी जाएगा, तो जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो लाइट आता हुआ दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये प्रयोग टिंडल साहब ने किया था और ये बात बताया था टिंडल ने। इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट, तो आप क्या कहेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हम कहेंगे कि मिस्टर टिंडल वाज प्रपोज दैट when a light beam is passed through a true solution, it can't be seen from the top, that is it can't be seen from the right angle. But when a light beam is passed through a colloidal solution, due to a scattering of light, the light beam may be seen from the right angle, that is may be seen from the top, and this phenomenon is said to as टिंडल इफेक्ट। ये जो घटना हो रही है, ये जो हुआ, ये जो प्रभाव हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात टिंडल साहब ने बताया कि यदि किसी वास्तविक विलयन से कोई प्रकाश पुंज को प्रवाहित किया जाए, तो चूंकि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसी कारण इसके प्रकाश को ऊपर से अर्थात समकोण से नहीं देखा जा सकता है। परंतु यदि किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज को प्रवाहित किया जाता है, तो चूंकि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसी कारण इससे प्रवाहित प्रकाश को ऊपर से अर्थात समकोण से देखा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे घटना को, इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि टिंडल प्रभाव आपको समझ में आया होगा। ब्राउनियन साहब ने यह बताया कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल है वो एक जगह रुकता नहीं है। ये कोलाइडल पार्टिकल अगर है तो ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे एनी डायरेक्शन में, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। It means that Mr. Brownian was proposed that the colloidal particle of a colloidal solution move randomly in all possible directions, which is called colloidal movement. यानी ब्राउनी साहब ने यह बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने यह बताया कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति करता रहता है। इस प्रक्रिया को, इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आ गया होगा। यानी ब्राउनियन मूवमेंट में कुछ खास नहीं है, पार्टिकल जो मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट का नाम इन्होंने अपने नाम पे रख दिया, ब्राउनियन मूवमेंट, दैट इज। तो उम्मीद करते हैं टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये समझिए।
इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह का एक अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, यू शेप्ड apparatus है, और इस यू शेप्ड apparatus में हम लोग भर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग भर दिए, एक को प्लस से जोड़ दीजिए और एक को माइनस। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस। जैसे ही करंट ऑन करेंगे ना, इस सॉल्यूशन के जो कोलाइडल पार्टिकल है, चूंकि इन पे प्लस चार्ज है, तो ये किससे अट्रैक्ट होंगे? माइनस से। यानी कोलाइडल पार्टिकल के जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। यहाँ जाकर ये अपने चार्ज को लूज कर देंगे और जमा हो जाएंगे ये पार्टिकल्स, यानी क्या हो जाएंगे? कोएगुलेट हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। और इस मेथड को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर कहेंगे क्या होगा डिफिनीशन? तो आप लोग समझिए कि जो मैंने आपको समझाया है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। डिफिनीशंस जो होते हैं आपको समझ के याद करना है। अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, डिफिनीशन बहुत आसान होता है। तो आप समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? When a colloidal solution is placed in a electrical field and when electric current is passed through it, the colloidal particles start to move towards the electrode of opposite charge, and at the electrode they become neutral and coagulated. This phenomenon is called electrophoresis. यानी यदि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर ये अपने आवेश को त्याग देते हैं, आवेशहीन हो जाते हैं तथा स्कंदित हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वैद्युत कण संचलन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। आप लोग इस टॉपिक को, ये तीनों टॉपिक को रिवाइंड करके वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि बात क्लियर हो जाए। जो नोट्स दिए हैं, नोट्स को पहले पढ़ लीजिए और फिर जो हम समझा रहे हैं उसको सुनिए। आपको एज इट इज़ लगेगा आपको मेरा पूरा विश्वास है जो लिखा हुआ है अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप से सूचित कीजिए, डाउट क्लास हम देंगे। आप लोग डाउट क्लास में अपने बात को क्लियर कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। हम आपको अब अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब बारी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल की। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में बताएं कि कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझिए कि अगर एक सॉल्यूशन में, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसमें ये कोलाइडल पार्टिकल है घुला हुआ, डिसॉल्व, तो ये कोलाइडल पार्टिकल इस सॉल्यूशन में जो चार्ज होता है प्लस और माइनस दोनों में से किसी एक को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है। याद कीजिए जब चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर के पहले टॉपिक पे हम बताए थे
कि जब किसी भी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, किसी भी सॉलिड पार्टिकल के लेयर पर कोई लिक्विड या गैस आकर के चिपक जाता है तो इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी सॉलिड पर जब कोई लिक्विड या गैस का पार्टिकल आके चिपक जाता है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन चैप्टर के शुरू में ही बताए हैं, आप फर्स्ट पार्ट देख करके समझ सकते हैं। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन में प्लस चार्ज भी होते हैं, माइनस चार्ज भी होते हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल आइदर प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक अपने नेचर के आधार पर ये या तो प्लस को एडजॉर्ब कर सकते हैं या तो माइनस को एडजॉर्ब कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को अपने ऊपर ये एडजॉर्ब कर लेंगे एज पर देयर नेचर। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोलाइडल पार्टिकल इस सॉल्यूशन के निगेटिव पार्टिकल को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लिए, तो इस पार्टिकल पे आ जाएगा माइनस चार्ज और सॉल्यूशन में आ जाएगा चारों तरफ से प्लस चार्ज। यानी एक कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल सॉल्यूशन के या तो निगेटिव को एडजॉर्ब करते हैं या तो पॉजिटिव को। अगर निगेटिव को एडजॉर्ब कर लिए तो पार्टिकल पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और चारों तरफ से सॉल्यूशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। विद्युतीय द्वि स्तर का निर्माण हो जाता है और इसी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन में स्टेबल बना रहता है, उसमें से बाहर नहीं निकलता है, कोएगुलेट नहीं करता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर टूट जाएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा यानी कोएगुलेट हो जाएगा। तो ड्यू टू इट मीन्स दैट द कोलाइडल पार्टिकल इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन एडजॉर्ब either positive or negative charge on its surface. If it adsorbs negative charge on its surface, the positive charge surrounded it's all around in the solution. That is, an electrical double layer is established on the colloidal particle which is responsible for their stability. In this electrical double layer, the first layer is static but the second layer is movable. चूंकि प्लस सॉल्यूशन में है ये इसके चारों ओर घूम सकता है, लेकिन चूंकि माइनस इस पे चिपका हुआ है ये नहीं घूम सकता है। यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में जो कोर सेंटर पे होता है, जो चिपका होता है, वो स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है, घूमता नहीं है। लेकिन जो सॉल्यूशन में होता है प्लस, वो चारों तरफ से घूमता है। इट मीन्स इन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल there are two layers of the charge. The first is static and the other, which is present in the solution, is movable. And due to presence of the electrical double layer, the colloidal particle become stable in the colloidal solution. And the potential difference between two layers, negative and positive, is called zeta potential. जीटा विभव। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय जीटा पोटेंशियल, तो क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ ए कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। किसी कोलाइडी कण पर उपस्थित विद्युतीय द्विस्तर के विभवांतर को जीटा विभव कहा जाता है। तो जीटा विभव कुछ खास नहीं है, यही है कि इलेक्ट्रिकल जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे जो डबल लेयर बनता है, इन दोनों लेयर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि किसी कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज क्यों आता है, कैसे बनता है और उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है उसका क्या यूज़ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज यही है कि ये पार्टिकल को स्टेबिलिटी प्रदान करता है।
तो अब ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक जो है वो है इमल्सन यानी पायस। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। लेकिन इस लिक्विड एंड लिक्विड में एक होना चाहिए ऑयल और एक होना चाहिए वाटर, यानी जब तेल और पानी को मिक्स कर दें और उससे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएं तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं इमल्सन। अब आप कहेंगे कि सर तेल में तो पानी मिक्स होता ही नहीं है, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो वाटर ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इमल्सीफाइंग एजेंट का, यानी इसको कहते हैं पायसी कारक, जैसे जिलेटिन, जैसे गम, यानी तेल को पानी में मिलाकर तो मैं आपको बता रहा था कि इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, जैसे जिलेटिन, जैसे गम, यानी तेल को पानी में मिक्स कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा जिलेटिन मिला करके उसको अच्छी तरह से डिस्पर्स कीजिए। आप देखेंगे कि तेल पानी में अच्छी तरह से मिल गया और जो वाटर है ना वो ऑयली हो गया, एकदम चिकना, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है इमल्सन यानी पायस, यानी तेल में जल से बना कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। द कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय वाटर एंड ऑयल बाय द एक्शन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट इज कॉल्ड इमल्सन। अब ये इमल्सन दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर क्या है, जिसमें पानी अधिक हो और ऑयल कम, जैसे मिल्क। दूध में से घी निकलता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन 1 केजी दूध से घी कितना निकलता है, काफ़ी कम, यानी उसमें पानी ज़्यादा है और तेल कम है, यानी मिल्क ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। यानी ऐसा इमल्सन जिसमें ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है, तेल जो होता है वो जल में घुला हुआ होता है, उसको जल में तेल या ऑयल इन वाटर इमल्सन कहते हैं। दूसरा होता है जिसमें ऑयल अधिक हो और वाटर कम हो, जैसे बटर, मक्खन। 1 केजी मक्खन में आपको काफ़ी मात्रा में घी निकल सकता है, यानी उसमें तेल ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा कम होती है, यानी बटर एक तरह का इमल्सन है, मिल्क भी एक तरह का इमल्सन है, लेकिन मिल्क है ऑयल इन वाटर और बटर है वाटर इन ऑयल। यानी जब पानी तेल में घुला हो तो कहलाएगा वाटर इन ऑयल, तेल में जल इमल्सन, और जब तेल पानी में घुला हो तो कहलाएगा ऑयल इन वाटर, यानी जल में तेल इमल्सन पायस। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। इसमें एक बात आपका और है, जेल, कि जेल क्या होता है। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है जेल। जेल भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट का काम करता है और वाटर या लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूट का काम करता है। इट मीन्स व्हेन ए लिक्विड dispersed in the solid medium the colloidal solution formed is called gel। जैसे टूथपेस्ट जेल है, जैसे शेविंग क्रीम जेल है, ये सभी चीज़ जेल है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होती है और लिक्विड का मात्रा कम। तो जब कोई लिक्विड किसी सॉलिड सब्सटेंस में डिस्पर्स्ड कर जाता है और उस
के डिस्पर्शन से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड जेल। तो इस तरह से इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। सारा टॉपिक को मैं एक बार बता चुका हूँ। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। सरफेस केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स थे ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, डील कर चुका हूँ। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, मेरे नोट्स को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगे जो छूट गया हो, जो नहीं पढ़ाया गया हो, या कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे नोट्स में नहीं हो, या कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे सूचित कर दीजिए ताकि मैं डाउट क्लास के द्वारा आप लोगों को इसको क्लियर कर सकूँ। एक बात और है, मैं आज इस वीडियो के लिंक के साथ आप लोगों को इनऑर्गेनिक फर्स्ट चैप्टर यानी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग इस नोट्स को अपने फेयर की कॉपी में उतार लेंगे और रेडी रहेंगे ताकि मैं नेक्स्ट संडे को जब आप लोगों को पढ़ाऊँ तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन में अभी सरकार का कोई उम्मीद नहीं लगता है कि क्लासेस ओपन करेंगे, तो इंतज़ार कीजिए जब तक सरकार नहीं कहता है। मजबूरी है, दूरी से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, जहाँ दिक्कत होगा सूचित कीजिए। मैं अपने तरफ से जितना भी हो सकेगा आप लोगों का मदद करूँगा। एक बात और है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार मुझे व्हाट्सएप से ये पूछ रहे हैं कि सर फ़ीस का क्या करना है, फ़ीस कैसे पेमेंट करना है। तो फ़ीस पेमेंट के लिए मैं आज आपको अपना लिंक शेयर कर दूंगा यूपीआई का। आप लोग अपना फ़ीस जो है वो यूपीआई के माध्यम से मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और जब तक क्लास नहीं चलता है ऑफलाइन, तब तक ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, और हो सके तो फ़ीस भी आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दीजिए। धन्यवाद। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में क्या है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जितने भी मेटल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, जिंक, एल्युमिनियम, इनको कहाँ से लाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट इनऑर्गेनिक फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तो तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हो। आज तक इंतज़ार करिए अगले संडे तक।